सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ द ग्रेट रूलर सीजन 2। और आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो में जिसका तुम्हें और मुझे इंतजार है, फाइनली वो मोमेंट आने वाला है। हाँ जी, लास्ट वीडियो जिस सीन पे एंड हुआ था, लिटरली गाइस गूज बम आ चुके थे, क्योंकि इतने टाइम बाद आफ्टर ऑल मोचन की मदर हमें दिखने वाली है और वो कितनी ज्यादा ताकतवर है ये आज तुम्हें पता चलने वाला है। लिटरली गाइस मोचन के फादर को देख के लगेगा नहीं कि उसकी वाइफ यार इतनी खतरनाक है। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, इस पार्ट के स्टार्टिंग एक बहुत ही डिफरेंट सिनेरियो से होती है, जहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो ज़ूथियान और जो दूसरा एल्डर है ना, ये दोनों मिलकर जो डोंगयन का फादर है इससे बैटल करने में लगे हुए थे। और जैसा कि तुम्हें पता है कि वो एक बहुत ही अच्छा चेस प्लेयर है, तो यहाँ पर इनका गेम भी बिल्कुल इसी डोमेन में चल रहा था। और उनका वो पावरफुल ट्रेजर जो कि एक सोवरीन को भी अच्छी खासी टक्कर देता है, उसके दम पर वो अकेले इन दोनों से डील कर रहे थे। इस दौरान यहाँ पे जो एल्डर थे वो मन में कहने लगता है कि ज़ूथियान ज्यादा देर तक मुझे बैकअप नहीं दे सकता। इवन कि यहाँ पे वो बंदा भी कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, ये ज्यादा देर तक तुम्हें बैकअप नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसे तो खेलना भी नहीं आता। ये सुनकर जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि भले ही ज़ूथियान एक बहुत ही बुरा चेस प्लेयर हो, लेकिन जब तक वो मुझे गार्ड कर रहा है मुझे पूरा यकीन है कि मैं उसकी मदद से तुम्हें जरूर हरा दूंगा। तुम अपनी फिक्र करो, बेहतर यही होगा। ये सुनकर यहाँ पे वो जो एल्डर था ना, वो कहने लगता है कि उसे बिल्कुल भी खेलना नहीं आता और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसके साथ मिलकर मुझे हरा दोगे। असल में यहाँ पे बेवकूफ तो वो है, उसे पता ही नहीं चेस में कितना ज्यादा खतरा होता है, और उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान ऐसे किसी के हवाले कर दी। अब तुम देखोगे कि आखिर इसकी कितनी बड़ी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ती है। ये कहते हुए वो अपनी अगली चाल चलता है। अब यहाँ पे जैसे वो अपना मूव चलता है ना, तो यहाँ जो एल्डर ज़ूथियान थे उनके ऊपर एक और हमला हो जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे इसे भी मैनेज कर लेते हैं। साथ ही यहाँ वो बंदा बताने लगता है कि तुम्हारी यहाँ पे खस्ता हालत है, वही दूसरी तरफ तुम्हारी एकेडमी जो कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने की कगार पे पहुंच चुकी है, तो तुम यहाँ पर किसे बचाने के लिए लड़ रहे हो। ये सुनकर जो एल्डर है वो कहने लगते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं कि नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी आखिर किस चीज को बचाने के लिए इस हद तक जा रही है। तुम्हें पता ही नहीं है कि आखिर हम क्या सोचते हैं। तुमने कभी भी नॉर्दर्न हेवंस को समझा ही नहीं। डोंगमिंग, अपनी आंखें खोलो और जरा आंखें खोल के देखो, यहाँ मौजूद हर एक पीस असल में नॉर्दर्न हेवंस है, जो कि अभी भी मैदान जंग में मौजूद है और फाइट कर रहा है। ये कहते हुए वो वापस से अपना एक मूव चलता है, और वहीं दूसरी तरफ हमें बैटल एरिना में दिखाया जाता है कि जो पनिशमेंट हॉल के एल्डर्स है, यानी कि जो सीनियर्स है, वो अभी भी अपना जी जान लगा के फाइट कर रहे हैं। और जैसा कि इन मॉन्स्टर ट्रियो के बारे में कहा जाता है कि ये तीन भाई ना एक नंबर के तबाही है, और मैदान में क्या खूब तबाही मचा रहे थे। बिल्कुल इनका जो मोमेंटम है, इनका जो रिदम है ना, एक दूसरे के साथ वो परफेक्टली मैच कर रहा था। एक आता है, दूसरा जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। इसी के साथ यहाँ हम दूसरी सीनियर को भी देख पाते हैं, जो कि यहाँ अपने एरो अटैक से ही यहाँ आधे लोगों को चित कर देती है। लेकिन गाइस, जिस चीज का तुम्हें और मुझे इंतजार है वो ये थोड़ी है। यप, द मोमेंट हैज कम। और यहाँ हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे मोचन की मदर आगे बढ़ती है ना, एक एक स्टेप लेती है, पूरा का पूरा सिनेरियो बदलने लगता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ती है, अपनी ऑरा को फैलाती है, और उनकी जो सोवरीन की जो टेरिफाइंग लेवल की ऑरा थी ना, उससे इवन की येलो ड्रैगन ट्रू सोवरीन तकिया से ना रूह तक कांप उठती है। वो आसपास देखने लगता है और कहने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है। यहाँ पे उसकी ऑरा को कम्प्लीटली डोमिनेट करती हुई वो आगे बढ़ रही थी। एंड गाइस, ये मोमेंट देखो, जैसे ही वो आगे बढ़ती है अपने एक फिंगर से ही ना ऐसे बस टच करती है हल्का सा स्पेस को, और उसमें ऐसा क्रैक आता है। काश तुम मेरा रिएक्शन देख पाती इस मोमेंट। मतलब गाइस, ओवर पावर की भी एक लिमिट होती है, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज को पीछे छोड़ दिया गया है। एनिमेशन से लेकर हर एक चीज, मतलब परफेक्शन का जो लेवल होता है ना, क्या खूब तरीके से इसे दिखाया गया है। यहाँ जैसे वो उसे टच करती है ना स्पेस को, उसका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो काफी हद तक एक्सपेंड कर जाता है। इसी के साथ फाइनली हमें इनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि इनका नाम किंग यानजिंग है, जो कि सेंट ग्रेड की स्पिरिचुअल अरे ग्रैंड मास्टर है। इसी के साथ यहाँ पे वो मोचन के सामने आ जाती है। मोचन स्लोली दोनों ऊपर की ओर ही देखे जा रहे थे, और तभी ट्रू ड्रैगन सोवरीन कहने लगता है ये और तो ये तो वही। तभी यहाँ उसकी बोलती बंद हो जाती है, जब यहाँ पे किंग यानजिंग बोलना शुरू करती है, और वो किलिंग इंटेंट के साथ ना उसकी ओर देखते हुए कहने लगती है कि मेरा बेटा इतना भी ज्यादा ऑर्डिनरी नहीं कि तुम्हारे जैसे एक फर्स्ट ग्रेड का लो लेवल का सोवरीन उसे नुकसान पहुंचा सके। ये कहते हुए वो बस अपनी आईज कैसे ब्लिंक करती है, और वो प्रेशर इसके ऊपर पड़ता है ना कि ये बंदा जो 2 एपिसोड से मुंह चैन कैसी वाट लगा रहा था ना, अचानक से इसकी बिल्कुल हड्डियों के चटकने की आवाजें आने लगती है। ये बिल्कुल जमीन पे अपना फेस पाता है और खुद के ऊपर इंटेंस अमाउंट में प्रेशर पा रहा था, और जो देखकर ये कहने लगता है कि योर एक्सीलेंसी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। इस मुंचन ने इसने सब कुछ किया है। इसी ने हमारे डेमोनिक ड्रैगन पैलेस के ट्रेजर को चुराया है। इसी के चलते मुझे यहाँ पे आना पड़ा। योर एक्सीलेंसी प्लीज। जिसमें पता है उसकी मदर क्या कहती है, कौन सा डेमोनिक ड्रैगन पैलेस? तुम लोग उसके कपड़े का एक कोना तक छू के तो दिखाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पैलेस के जितने भी लोग हैं उनकी हड्डियों का चूरा बनाकर मिट्टी में ना मिला दूं तो कहना। ओशन यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, वो यहाँ पर लड़खड़ाते हुए अपनी धीमी आवाज में बस उसे माँ कहता है, और उसकी आवाज में ना बहुत
बहुत बहुत ज्यादा दर्द था, जिसके चलते यहाँ किंग यानजिन को और गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि लगता है कि तुमने ना इन दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। ये कहते हुए वो उसके ऊपर इतना इंटेंस प्रेशर डालती है कि इसकी हड्डियों का चूरा बन जाता है। वो यहाँ पे दर्द के मारे चीखते हुए कहने लगता है कि योर एक्सीलेंसी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आइडिया नहीं था, प्लीज। अब वो अपनी पावर को गैदर करते हुए आसमानों की ओर भेजती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि अचानक से पूरा का पूरा आसमान जैसे कांप उठता हो। मूचन भी ये नजारा बहुत ही गौर से देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि बादलों को फाड़ते हुए ना उनके बीच से एक बहुत बड़ा कल्ट्रन टाइप का चीज बाहर आता है, जो कि इतना ज्यादा मैसिव था कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। साथ ही हमें एक ब्लैक टॉर्टोइस के फेस जैसी चीज भी नजर आती है। ये पूरी चीज क्या है, ये जब नीचे आ जाएगा ना तब मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी यहाँ पे मूचन की मदर हल्का सा हाथ का इशारा करती है और तभी वो जो बड़ा सा कल्ट्रन था ना वो सीधा इस बंदे के पास आके गिरता है। या एक सक्शन फोर्स इस बंदे को अपने अंदर खींच लेती है, जहाँ पर दहकती हुई आग थी, चारों तरफ फायर ड्रैगन्स आसपास उड़ रहे थे और यहाँ का जो इंटेंसली प्रेशर था और जो हीट था ना उसके चलते इसकी तो चीख निकल जाती है और वो यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन का नाम लेता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक ड्रैगन जो कि यहाँ पे अलग ही गलत फहमी में जी रहा था और वो तो यहाँ पर दीन ताई कांग को ना ऐसे जबरदस्ती ट्रैप करके बड़ा खुश हो रहा था जैसे बहुत बड़ा तीर मार लिया। और वो उस कल्ट्रन के अंदर दीन को रिफाइन करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा वो जो फेवरेट स्टूडेंट है ना तुम्हारा मूचन, उसको तो अब तक ट्रू ड्रैगन सोवरीन ने बिल्कुल ना अपने पैरों तले कुचल दिया होगा, उसका हड्डी का चूरा बना दिया होगा। अरे रे कितना बुरा हुआ ना, तुम्हारा फेवरेट स्टूडेंट तो मारा गया होगा। जिसपे दीन ताई कांग उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे दुश्मन को तो मुझे सदियों पहले ही कुचल के रख देना चाहिए था, लेकिन आज मैं मरने तक तुम लोगों से फाइट करूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब वो अपने प्रेशर से इस कल्ट्रन को डिस्ट्रॉय करने का सोचते हैं, लेकिन पीछे से जो ब्लैक ड्रैगन सोवरीन है वो भी यहाँ पे इस कल्ट्रन को मेंटेन करने में अपनी फोर्स को लगा रहा था। लेकिन तभी उसके कानों में एक दर्द भरी आवाज आती है, जो कि असल में येलो ड्रैगन सोवरीन का था और वो कहने लगता है कि प्लीज मुझे बचा लो। अब जैसी आवाज सुनता है तो वो अपने साथियों के ऊपर यहाँ का सब कुछ छोड़ देता है, कहता है कि मेरे आने तक इस फॉर्मेशन को यहाँ पे कास्ट करते रहो और बस वो यहाँ से गायब हो जाता है। और उसके जाते साथ ही जो उसके साथी थे ना वो कहने लगते हैं कैसी बात कर रहे तुम, ये बुड्ढा ऑल आउट जा रहा है और हमें से कैसे मैनेज करे। लेकिन सोवरीन तो भाई यहाँ से जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ येलो ड्रैगन सोवरीन जो कि दर्द के मारे छटपटा रहा था, इसकी बॉडी बर्न हो रही थी और वो कहने लगता है कि देखो मेरी जान छोड़ दो प्लीज, योर एक्सीलेंसी प्लीज छोड़ दीजिए, मैंने आपके बेटे को कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे नहीं मारा। यहाँ पे तब तक ब्लैक ड्रैगन सोवरीन आ चुका था और जैसे ही वो इस कल्ट्रन के पास आता है ना, जिसके अंदर से टेरिफाइंग सी जो फायर एनर्जी और ऑरा रिलीज हो रहा था, उसके चलते इसकी ना मतलब हिम्मत ही नहीं होती कि यहाँ से आगे बढ़े और जो दादागिरी अब तक दिखाता आ रहा था वो दिखा सके। वो इमीडिएटली उसके सामने रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि योर एक्सीलेंसी प्लीज थोड़ा रहम दिखाइए, अगर हमने सच में आपको ऑफेंड किया है तो हम लोग आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वही किंग यानजिन का तो सटक चुका था। वो हल्का सा हाथ का इशारा करती है और फ्लेम की जो अब तक की ओवरऑल हीट थी ना, टेम्परेचर एकदम चरम सीमा पार कर देता है और इतनी ज्यादा हीट बढ़ जाती है कि दर्द के मारे जो येलो ड्रैगन सोवरीन था ना उसकी चीख तक नहीं निकल पाती, उससे पहले इसकी बॉडी को वो डिस्ट्रॉय कर देती है। और तभी ब्लैक ड्रैगन सोवरीन कहता है कि प्लीज उसे छोड़ दो। यहाँ पे उसकी बात खत्म नहीं हो पाती, उससे पहले वो उसे डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। तभी यहाँ पर वो उसे टीज करते हुए कहने लगती है कि अगली बार से जो इम्पोर्टेंट पार्ट हो वो थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश किया करो, मेरे पास वक्त नहीं होता और मुझे सोचने का टाइम नहीं लगता। यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन सोवरीन की सटक जाती है। वो इमीडिएटली अपने ड्रैगन फॉर्म्स को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि तुम अपनी हद पार कर चुकी हो। कहते हुए उसके ड्रैगन्स अपना मुंह फाड़ के जैसे उसे डिवोर करने वाले थे, तभी यहाँ पे किंग यानजिन बस उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि क्या मैं अपनी हद पार कर रही हूँ? हाँ तो अगर कर भी रही हो तो क्या कर सकते हो? ओ भाई, यहाँ पे वो बस इसकी तरफ एक नजर देखती है और एक स्लैश अटैक रिलीज होता है उसके देखने भर से ही, और या उसके ड्रैगन समेत इसका खेल खत्म। ब्लैक ड्रैगन सोवरीन की सारी हेकड़ी निकल जाती है, कमजोर हालत में वो उसके सामने झुक जाता है और बस रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि योर एक्सीलेंसी ये बस आपकी एक स्पिरिचुअल बॉडी है ना, हमारे एलाई ओल्ड एंसेस्टर वू लियांग वो भी नॉर्दर्न हेवेंस के कॉन्टिनेंट में डिसेंडेंट हो चुके हैं, वो एक 9th ग्रेड के सोवरीन है। यहाँ पे ये सुनकर किंग यानजिन कहने लगती है कि क्या 9th ग्रेड का सोवरीन मेरे उस डिवाइन पकोड़ा के अंदर ना, ये बहुत ही मामूली बात है। ये कहते हुए अब वो अपने डिवाइन ऑरा को चारों ओर एक्सपेंड कर देती है, जिसके चलते चारों ओर का नजारा बदलने लगता है, जो देखकर ब्लैक ड्रैगन सोवरीन डर के मारे दुम दबा के भागने लगता है और यहाँ अपने लोगों से कहने लगता है कि हम यहाँ से भाग रहे हैं, फिलहाल के लिए सब कुछ छोड़ो और यहाँ से निकलो, हम बाद में ये सब कुछ संभालेंगे। ये कहते हुए वो यहाँ चारों ओर अपने डिवाइन सेंस को फैला देता है। अब वो जो कल्ट्रन था जिसके अंदर दीन ताई कांग को ये लोग रिफाइन करने चले थे ना, ये लोग इसे छोड़ के भी भागने लगते हैं। तभी मोशन की मदर कहने लगती है कि किसने तुम्हें इजाजत दी कि तुम यहाँ से जा सकते हो? गाइस ऑरा फॉर्मिंग देखो बस तुम। यहाँ पे किंग यानजिन उसकी तरफ देखती है और कहने लगती है कि जब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे डिमोनिक ड्रैगन पैलेस को मिट्टी में मिला के रख दूंगी, तो तुम्हारी जान कैसे छोड़ सकती हूँ, या फिर तुम्हारे लोग यहाँ से भाग के कैसे जा सकते हैं? हाँ, ब्लैक ड्रैगन सोवरीन अपने साथियों से कहने लगता है कि मुंह क्या देख रहे हो, जल्द से जल्द ब्लड एस्केप टेक्निक का यूज करो। अब सारे के सारे लोग सेम चीज करते हैं और ये लोग अपने ब्लड एसेंस का यूज करते हुए यहाँ पर सामने एक पोर्टल टाइप की चीज को
बना लेते हैं, जिसके चलते ये लोग यहाँ से इजीली एस्केप कर सकते थे। अब यहाँ पोर्टल बन जाता है, ये लोग तेजी से इसके अंदर घुसने लगते हैं और सरप्राइजिंगली एक एक करके सारे के सारे घुस भी जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ उसका ऑरा यहाँ तक पहुंच चुका था और यहाँ किंग यान जिंग बस एक उंगली का इशारा करती है और एक रे ऑफ लाइट तेजी से उस पोर्टल को ना चीरते हुए इसके अंदर तक जाती है और बस फिर सबके चिल्लाने की आवाजें आती है और इसी के साथ ये पोर्टल भी बंद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ दीन ताई कॉन्ग भी उस पूरे के पूरे कल्ट्रन को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे दीन बाहर आते साथ इन सभी को कोसना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे स्टूडेंट्स की जान गई है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा थोड़ी। यहाँ पे वो हाफते काफते जैसे ही सामने की ओर देखते हैं ना तो इनके होश उड़ जाते हैं। वो इमीडिएटली रिस्पेक्ट के साथ उसके सामने झुकते हुए कहने लगते हैं कि क्या सीनियर, मतलब बदतमीजी के लिए माफी चाहता हूँ, पर क्या आप एक हेवनली सोवरेन है। जिसमें किंग यानजिंग कहने लगती है कि आपका शुक्रिया कि आपने नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा। मेरी स्पिरिचुअल बॉडी की भी एक लिमिट है कि वो एक हद तक ही आगे बढ़ सकती है। यहाँ पर सिर्फ खतरा यही नहीं बल्कि एक और खतरा है जो कि एक 9th ग्रेड का ओल्ड एंसेस्टर वू लियांग है, मुझे उसे भी निपटाना होगा। यहाँ पे ये कहते हुए वो उस ओरे के अटैक कर देती है। ये देखकर जो दीन ताई कॉन्ग है वो कहने लगता है कि जी मैं आपकी बात समझ गया। अब गाइस वही दूसरी तरफ जो यहाँ पे नॉर्दर्न लॉर्ड थे ना और यहाँ पर वो जो वू लियांग था जिनके बीच फाइट चल रही थी, अचानक से ये रे ऑफ लाइट जाती है सीधा वू लियांग को हिट करती है कि सीधा इसकी छाती से जा टकराती है, जिसके चलते भाई बंदे की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है और वो कहने लगता है कि एक सेंट ग्रेड की हेवनली सोवरेन। अब गाइस तुम्हें पता ही होगा कि ये कौन बंदा है जिसकी भाई हमारे लिंडोंग ने क्या बैंड बजाई थी। अब एक हेवनली सोवरेन के आगे वो क्या ही कर सकता था, तो वो इमीडिएटली यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो नॉर्थर्न लॉर्ड थे वो कहने लगते हैं कि बच्चों मैं आ रहा हूँ, बस थोड़ी देर और। अब गाइस एकेडमी में तो अलग ही बैटल चल रही थी जहाँ मू लॉन्गजी और जो ब्रदर चेन शेंग है ये लोग आपस में फाइट कर रहे थे। साथ ही मू लॉन्गजी के जो साथी थे वो लोग भी इस बैटल में उसका साथ देते हैं। देखो गाइस विलन्स बुरे नहीं होते लेकिन मुझे इनका तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है और स्पेशली विलन्स जिस हिसाब से फाइट करते हैं ना, जितना केयरलेस होके, वो देखने में मजा ही आ जाता है। पर ये लोग रूल्स को नहीं मानते, मतलब एक के अगेंस्ट दो, और यही बात एक विलन को विलन बनाती है कि तुम रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, तुम सही गलत नहीं देखते। तो कहानी में वापस आते हैं जहाँ पे ब्रदर चेन शेंग जो है ना वो यहाँ पे एक फॉर्मेशन को कास्ट करने का सोचते हैं। अब यहाँ उसकी रेजिस्टेंस को देखकर इनमें से एक बंदा यानी कि जो डिमोनिक ड्रैगन पैलेस से बिलोंग करता है, ये मास्टर मैन कहने लगता है कि क्या तुम अभी भी रेजिस्ट कर रहे हो। अब यहाँ इस फॉर्मेशन के नीचे ब्रदर चेन शेंग के अलावा ब्रदर ली ज़ुआनडोंग और बाकी के बंदे भी मौजूद थे। अब तभी ये बंदा अपना प्रेशर डालने लगता है, ये फॉर्मेशन टूट जाता है और इन सब के ऊपर इंटेंसली सप्रेशन फोर्स पड़ने लगता है, जिसके चलते सबके सब यहाँ पे मिट्टी में मिल चुके थे। और अब ये कहने लगता है कि इनमें से जो लोग भी बचे कुछ हैं इन सभी को वाइप आउट कर दो और जो बाकी के लोग हैं इन्हें तो मैं देख लूंगा। यहाँ पे मू लॉन्गजी और उसका साथी ब्रदर चेन शेंग और ली ज़ुआनडोंग को मसलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक तरफ मू लॉन्गजी और एक तरफ उसका साथी दोनों यहाँ पर इन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं और इनके नेक को टारगेट करते हैं। पर ये दोनों बहादुरी के साथ लड़े थे और अब बस यहाँ अपनी आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि ये भी जानते हैं कि मौत निश्चित है। बट सडनली एक रे ऑफ लाइट इनके पास से होकर गुजरती है, जिसके चलते मू लॉन्गजी और उसके साथी दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और अगले ही पर यहाँ पे अपनी ऑरा को बिखेरते हुए श्याओ श्याओ आ चुकी थी और एक ही झटके में जिगजैग पैटर्न के साथ इन दोनों का काम तमाम कर देती है। अभी यहाँ पे एक पोर्टल के जरिए से वो अपना हाथ बढ़ाती है उस बंदे की ओर जिसने की इन सबको इतना ज्यादा टॉर्चर किया था और सीधा उसके गले को पकड़ लेती है। जो देखकर वो बंदा कहता है कि अगर तुम हो कौन, जिसपे श्याओ श्याओ इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगती है कि फिलहाल के लिए ऐसा मान लो कि मैं यहाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड की मदद कर रही हूँ। तभी एक आवाज आती है और वो श्याओ श्याओ से कहने लगती है कि सिस्टर तुम वापस से दूसरों के काम में टांग अड़ा रही हो। हाँ, अगर तुम कब सुधरोगे और तुम वापस अपनी मनमानी करने पे उतर आए। अब गाइस यहाँ पे मैं बता दूं कि आवाज असल में श्याओ लिन की है, जो कि असल में गु शूनर और श्याओ यान का बेटा है और ये श्याओ श्याओ को अपनी बड़ी बहन कहता है और जो कि तुम्हें बहुत ही जल्द यानी कि ग्रेट रूलर में देखने को मिल जाएगा। और गाइस द ग्रेट रूलर, यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगर तुम बीटीटीएच और जो मार्शल यूनिवर्स है इनके फैन हो ना तो इन दोनों दोंगवास का जो अल्टीमेट डोज है ना वो तुम्हें यही देखने को मिलेगा। और हाँ, ड्रैगन प्रिंस युआन को कैसे भूल सकते हैं, उसके भी काफी सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सो मूव टू द स्टोरी। अब ये सुनकर तो श्याओ श्याओ भी हैरान थी, लेकिन फिर वो स्माइल करती है और फिर जैसे वो आई थी ना ऐसे ही पलक झपकती वो यहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पे ब्रदर ली ज़ुआनडोंग कहने लगता है कि उसने कहा कि वो यहाँ पर अपने दोस्त की मदद करने के लिए आई है, जिसपे ब्रदर ली ज़ुआनडोंग कहने लगता है कि हाँ, और वो दोस्त हम तो नहीं है एटलीस्ट। इसी के साथ ये लोग काम में लग जाते हैं और बाकी लोगों को सफाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। वही दूसरी तरफ किंग यानजिंग अपना काम करके जैसे ही जमीन पे लैंड करती है तो वो कहती है कि शायद इतना इनफ होगा। तभी पीछे से कोई उसे माँ कहते हुए पुकारता है, जो सुनकर उसका दिल भी एक पल के लिए रुक जाता है। जैसे वो टर्न होती है यहाँ पे मूचैन लूली के साथ आ चुका था, जिसे देखकर वो भी इमोशनल हो चुकी थी। अब मूचैन अपने लड़खड़ाते हुए कदम उसकी तरफ बढ़ाता है, वो गिरने वाला था लेकिन अपने आंसुओं को छुपाते हुए वो दौड़ पड़ता है और माँ कहते हुए आवाज देता है। ऐसा लग रहा था मानो कि एक छोटा सा बच्चा जो कि अपनी माँ से बिछड़ चुका हो आज इतने वक्त बाद अपनी माँ को पाकर उसके पास दौड़ते हुए उससे लिपटने के लिए जाता है। मूचैन भाग रहा था, उसके आंसू बह रहे थे, लेकिन तभी वो एक पत्थर से टकरा जाता है और
जैसे ही मुंह के बल गिरने वाला था तभी उसकी माँ उसे थाम लेती है। अपनी माँ को पकड़ना वो बहुत ज्यादा इमोशनल था और रोते हुए कहने लगता है कि आखिरकार मैंने आपको ढूंढ ही लिया। मोशन की मदर उसके पास बैठ जाती है, उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहने लगती है कि मेरे बच्चे देखो जरा तुम कितने ज्यादा बड़े हो चुके हो। मोशन यहाँ पे बस उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे फील कर रहा था और कहता है कि इतने सालों में मैं हमेशा हर पल आपसे मिलना चाहता था। जिस पे उसकी माँ से माफी मांगती है और कहती है कि ये मेरी गलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाई, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मोशन यहाँ पे खुद के आंसू को साफ करते हुए कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक था, आपने तो अपनी हद से ज्यादा बढ़ के किया है। आप मेरे साथ नहीं थे लेकिन फादर तो थे ना। सही मायने में अगर कोई सबसे ज्यादा अकेला था तो वो थी आप। आपने जो कुछ भी किया सिर्फ हमारे लिए किया और ये बात मैं और डैड बहुत ही अच्छे से जानते हैं, हमें आप पे पूरा यकीन है। और फादर और मैंने कभी भी आपको इस चीज के लिए ब्लेम नहीं किया, तो माँ प्लीज खुद को किसी बात के लिए दोषी मत ठहराइए। यहाँ पे ये सुनकर उसकी मदर इमोशनल होते हुए उसे टाइटली होल्ड कर लेती है और यहाँ उसे पुराने पल याद आते हैं। तभी यहाँ पे सिस्टर लिंगशी आ जाती है और वो उसे देखते साथ ही आंट कहते हुए आवाज देती है। यहाँ पे लिंगशी को देखकर वो भी सरप्राइज थी, जिसके बाद वो भी इससे जाके लिपट जाती है, रोते हुए कहने लगती है कि मुझे लगा था कि शायद आप मुझसे नफरत करती हो, आप मुझे कभी देखना ही नहीं चाहती, इसलिए आपने अकेला छोड़ दिया। जिस पे केंगी अंजिंग उससे भी माफी मांगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मैं तुम्हारे पास मौजूद नहीं थी। यहाँ पे तभी सिस्टर लिंगशी अपने आंसू को साफ करती है और कहने लगती है कि आंट जियांग, आपको पता है जब मैं आपके साथ होती हूँ ना, मैं सबसे ज्यादा हैप्पीनेस तभी फील करती हूँ और आपके साथ रहने के बाद मुझे जितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा ना, मुझे कभी भी इस पर रिग्रेट नहीं हुआ। और जब तक मेरे पास आपकी कोई एक छोटी सी याद है, वो चीज मेरे लिए इनफ है आपके कहे रास्ते पे चलने के लिए, आपका साथ देने के लिए। इस सुनकर वो उन दोनों का हाथ थाम लेती है। तभी मूचेन सीधा ल्यूली के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसका इंट्रोडक्शन कराता है कि मदर ये मेरा मतलब आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ है। यहाँ पे ल्यूली उसे आंट जिंग कहते हुए रिस्पेक्ट देती है। तभी मूचेन की मदर उसके पास आ जाती है, उसे देखते साथ ही उसका हाथ थाम लेती है और कहने लगती है कि बेबी बच्ची तुम खूबसूरत हो, समझदार हो और तुम्हें ये भी पता है कि मेरे बेटे का कैसे ख्याल रखा जाए। हाँ सच कह रही हूँ, तुमने बहुत ही बेहतरीन इंसान को चुना है, तुम्हारी आंखें बड़ी तेज है, तुम्हारे दादाजी से भी ज्यादा। ये सुनकर तो मूचेन यहाँ पे ब्लश करने लगता है, जिसके बाद मिस लोली का हाथ वो टाइटली होल्ड करती है और कहने लगती है कि आज से जब भी मैं मूचेन से दूर होंगी, मैं इसकी मदद नहीं कर पाऊंगी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखोगी। ये सुनकर तो मूचेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि पर क्यों माँ, आखिर आप हो कहाँ, आपकी ट्रू बॉडी कहाँ पे है, मुझे बताइए। तभी यहाँ पे सिस्टर लिंगशी आके भी यही सवाल करती है और कहने लगती है कि आंट जियांग प्लीज बताइए, हमें बताइए, हम आपको वहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे केंगी अंजिंग इन लोगों से कहने लगती कि इस वक्त हमारा मिलना खतरे से खाली नहीं, बेहतर यही होगा कि इस वक्त हम ना मिले। और जब तुम लोग स्ट्रॉन्ग इनफ बन जाओगे, इतने ज्यादा ताकतवर बन जाओगे कि बिना किसी खतरे की परवाह किए हम एक दूसरे से मिल सकते हैं, तो ये मेरा तुमसे वादा है कि तब हम जरूर मिलेंगे। ये कहते हुए वो मूचेन के करीब जाती है, उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि सच में आज बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतने सालों में पहला ये दिन है जब मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ पर अपने दोनों आंखों से अपने बेटे को अपने पास देख पा रही हूँ। और ये जो खुशी है ना, ये ऑलरेडी इनफ है मेरे लिए, इतना इनफ है कि मैं थोड़ा और वक्त इंतजार कर सकती हूँ जब तक तुम लोग स्ट्रॉन्ग बन के मेरे पास नहीं आते। ये सुनकर मूचेन हैरान था। तभी उससे कहने लगता है कि नहीं, मैं आपको जाने नहीं दे सकता, मैं ये एक बार बस देखना नहीं चाहता आपको, मैं रोज हर पल आपको देखना चाहता हूँ। आप प्लीज प्लीज मुझे बताइए आखिर आप कहाँ हो और मेरा इंतजार करना प्लीज। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रास्ता कितना खतरनाक है, आप चाहे कितनी भी खतरनाक जगह पर ट्रैप क्यों ना हो, मैं वहाँ पर आऊंगा और आपको छुड़ा के ले जाऊंगा। प्लीज मुझे बताइए, जवाब दीजिए, मैं आपको हर हाल में वापस लेके ही आऊंगा। अब यहाँ पे मूचेन की जो इंजरीज है ना, ये और ज्यादा वर्स हो जाती हैं, जिसके चलते वो लड़खड़ाने लगता है। तभी डोली आके इसे संभाल लेती है, जो देखकर मूचेन की मदर कहने लगती है कि चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये कहते हुए ना वो यहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करती है, जिसके चलते धीरे धीरे करके जो मूचेन की जितनी भी इंजरीज होती है वो सारी फेड होने लगती है। वो यहाँ पर पहले से ज्यादा बेहतर फील करता है और जैसे ही मूचेन अपने हाथ को चेक करता है ना, तो उसके जो जख्म थे, उसके जो घाव थे, वो धीरे धीरे करके पहले जैसे होने लगते हैं, यानी कि पूरी तरीके से अब वो रिकवर होने लगता है। इवन कि मिस लोली जो किसके साथ ही मौजूद थी, उसकी इंजरीज भी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से रिकवर होने लगती है। ये देखकर तो दोनों ही हैरान थे। यहाँ पे केंगी अंजिंग अपनी पावर का यूज करते हुए इन दोनों की बॉडी को ठीक तो कर देती है, लेकिन गाइस उसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी थी अब वो अपने लिमिट तक पहुंच जाती है और धीरे धीरे करके ये फेड होने लगती है, जो देखकर यहाँ पे मूचेन को और लिंगशी सभी को उसकी फिक्र होती है। तभी वो बताने लगती है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी ये जो स्पिरिचुअल बॉडी है ये बस तभी अपीयर होती है जब बुद्धा पगोड़ा शैटर्ड हो जाता है और बस कुछ ही मूव्स इनफ होते हैं मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरीके से ड्रेन करने के लिए, जिसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, समझ रहे हो ना। ये कहते हुए वो मूचेन के फेस को टच करती है और कहने लगती है कि मेरे बच्चे, हाल के लिए मुझे बस तुम्हें ऐसे ही होल्ड करने दो, मैं फील करना चाहती हूँ कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब यहाँ इस मोमेंट पे तो मूचेन से भी रहा नहीं जाता और यहाँ पे खुद को होल्ड करने की कोशिश करता है कि वो ना रोए अपनी माँ के सामने, लेकिन एक बच्चा है यार, माँ के आगे रो ही देता है। वो यहाँ पे रोते हुए उसे टाइटली हग करता है और बस उसके आंसू यहाँ पे बोल
बोल रहे थे और बाकी सब खामोशी के साथ उसे बस देखे जा रहे थे। यहाँ पे जो उसकी मदर थी यानी कि किंग यानजिंग, वो काफी देर तक उसे ऐसे ही अपने बाहों में होल्ड करती है और धीरे धीरे जब उसकी बॉडी डिसअपीयर होने लगती है तब वो अपने बेटे से कहती है कि मूशन, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारी माँ को तुम्हारे ऊपर हमेशा से गर्व रहा है और वो तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये कहते हुए वो उसकी पीठ को थपथपाने लगती है जैसे कि बचपन में वो उसे लोरी सुना के सुलाती थी, बिल्कुल वैसे। अब सडनली कुछ ही देर के बाद उसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी थी वो पूरी तरीके से फेड हो जाती है, जो देखकर मूचैन को अपनी मदर की और ज्यादा याद आती है और वो हवा में उसे ढूंढने लगता है। अब डिसअपीयर हो रही बॉडी के जो पार्टिकल्स थे ना, वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मूचैन उसके पीछे भागने लगता है बट एट द एंड वो सब कुछ उसके हाथ से चला जाता है। अब यहाँ एल्डर्स भी ये सारा नजारा देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमें एकेडमी के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ बैटल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, लेकिन इस जंग में जो लोग मारे जा चुके थे उनका चैप्टर तो क्लोज हो चुका था, लेकिन असली बैटल तो जो जिंदा बच गए थे उन लोगों के लिए अभी बाकी थी। कितने लोगों ने अपने प्यार, अपने दोस्त, अपना घर परिवार, अपने फादर, यहाँ तक कि अपने भाई बहनों को भी खोया है। जो लोग जिंदा बच गए थे उन लोगों को ये लोग एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। तभी हमें यहाँ पे जो नॉर्दर्न लॉर्ड का वो जो जायंट्स ऑफ व्हील है वो भी उड़ता हुआ नजर आता है। नॉर्दर्न हेवेंस ने इस बैटल को जीत तो लिया था, लेकिन इन लोगों ने जो कीमत चुकाई थी वो बहुत बहुत ज्यादा हैवी है। जिन लोगों को ये खो चुके थे उन्हें ये वापस नहीं पा सकते थे, जिन लोगों ने कुर्बानी दी है उन्हें ये कैसे भूल सकते थे। अब यहाँ पे 3 चमकते हुए सितारे दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ पर उन्हीं 3 एल्डर्स को दर्शा रहे थे जिन्होंने की खुद को डिस्ट्रक्ट करके, यानी कि अपनी बॉडी को डिस्ट्रक्ट करके अपनी सोल तक को डिस्ट्रॉय कर दिया बस इन लोगों को बचाने के लिए। सभी लोग इन्हें रिस्पेक्ट दे रहे थे। यहाँ पे हर किसी को याद आता है कि जिस बंदे ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर एक एक सेकंड को बाय किया था ना, आज उसी का नतीजा है कि एट द एंड ये बैटल इन लोगों ने जीत ही लिया। यहाँ पे प्राउड और गम दोनों का ही माहौल बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ोऊ शियांग को देख पाते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर के सामने मौजूद था और इतनी बड़ी हार, वो भी सालों तक प्लानिंग करने के बाद, तो तुम समझ सकते हो कि इनके जज्बातों को कितना बड़ा ठेस पहुंचा होगा। तभी यहाँ उसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि हमने कितनी मेहनत की, इतना सब कुछ प्लान करने के बावजूद भी एट द एंड हम लोग बस एक मूव से रह गए। इसलिए सोचा था वो पिद्दी मूचैन, उसकी माँ एक हेवनली सोवरीन होगी। ये सुनकर तो ज़ोऊ शियांग खुद भी हैरान था और कहने लगता है कि नामुमकिन नहीं हो सकता कि। तभी इसका ग्रैंडफादर कहने लगता है कि अगर ऐसे सच में है और अगर सच में उसकी माँ एक हेवनली सोवरीन है तो फिर अगर हमारी सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी ने तुम्हें चुना है अपने स्पिरिचुअल रोड के लिए और इस दौरान नॉर्दर्न हेवेंस ने मूचैन को चूज किया है, इसका मतलब ये है कि उनकी आंखें हमसे ज्यादा शार्प है। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन इंसान को पिक किया और अब मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल रोड के मामले में उससे हारना इतना भी ज्यादा डिस्ग्रेस वाली बात नहीं है। आफ्टर ऑल वो किसका बेटा है ये तुमने भी देख लिया। ये सुनकर तो यहाँ पे ज़ोऊ शियांग को गुस्सा आता है और वो जैसे ही कहने लगता है कि ग्रैंडफादर के, तभी उसका ग्रैंडफादर उसकी बोलती बंद करवा देता है और कहने लगता है कि मैंने कहा चुप हो जाओ, तुम्हारा टैलेंट काफी ज्यादा एक्सेप्शनल है और इस बात में कोई भी दो राय नहीं, लेकिन अगर तुम सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के जो स्पिरिचुअल रोड है उसके गोल को हासिल नहीं कर सकते तो फिर तुम एक वर्डलेस वेसल बन पाते हो या नहीं, ये अभी भी अनसर्टेन है। अब तभी यहाँ पे 2 बंदे आ जाते हैं जो कि असल में सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के जो स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर स्टेज के पावरफुल कल्टिवेटर है, जिनमें से एक का नाम शिया हुओ है और दूसरे का नाम वांग ज़ोंग है। अब अपने ग्रैंडफादर की बात सुनकर जो ज़ोऊ शियांग को कहने लगता है कि मैं वादा करता हूँ इस मूचैन को मैं मिटा के रख दूंगा और आज जो कुछ भी हुआ है इसका जो दाग मेरे ऊपर लगा है ना, मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। वैसे भी मूचैन की वो हेवनली सोवरीन मदर, वो तो बस उसकी स्पिरिचुअल बॉडी थी और उसकी जो ट्रू बॉडी है वो कहाँ पर है ये किसी को भी नहीं पता। क्या पता वो कहीं पर जिंदा दफन हो और इसी के चलते वो यहाँ पे नहीं आ सकती। अगर ऐसा होता तो वो कभी भी उसे छोड़ के क्यों जाती। यहाँ पे उसका ग्रैंडफादर बस उंगली का इशारा करता है, जिसके बाद तो ज़ोऊ शियांग को यहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो शिया हुआ है वो ज़ोऊ शियांग के कंधे पे हाथ रखते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, जब वो कंपटीशन होगा ना हम साथ मिलकर के। तभी ज़ोऊ शियांग का गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। वो अपनी पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगता है कि मैं खुद पर्सनली मूचैन को मारूंगा और साथ ही उसके नॉर्दर्न हेवेंस को भी डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। दूसरी तरफ गाइस सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हमें एक ब्लू ब्लॉसम ट्री को दिखाया जाता है। यहाँ पे किंग यानजिंग से एक बंदा कहने लगता है कि हमारी एंशिएंट बुद्धा क्लैन जो कि हजारों सालों से ऐसे ही अपनी जगह पे खड़ी है, जिन्होंने कभी दूसरों के मामले में दखल नहीं दिया, लेकिन फिर भी हमारा ये पुराना साथी सीक्रेटली बिना बताए लोअर प्लेन्स में पहुंच गया और इसने सीक्रेटली हमारी ब्लड लाइन को बाकी के वर्ल्ड्स में भी फैला दिया और अपने ब्लड लाइन के किसी मेंबर को खोने का जो दर्द है उसे हमारा क्लैन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बताओ आखिर कब तक तुमने इरादा करके रखा है कि तुम अपनी इस ब्लड लाइन को ऐसे हमसे छुपा के रखोगी। अब हमें इस मिस्टीरियस फिगर का नाम बताया जाता है जिनका नाम फू तुशुआन है और ये असल में एंशिएंट बुद्धा क्लैन के ग्रैंड एल्डर है। अब जो किंग यानजिंग है वो बस चुपचाप इनकी बातें सुने जा रही थी और ये ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि तुमने हमारी जो ग्लोरी है ना उसे बिल्कुल मिट्टी में मिला के रख दिया। तुमने एक मामूली से कीड़े के लिए, एक चींटी के लिए तुमने अपने डिवाइन पल्स तक को डिस्ट्रॉय कर दिया और जिसके बाद तुमने उस कीड़े को जन्म दिया। सही मायने में हमारे डिवाइन क्लैन की तुम एक बहुत बड़ी सीनियर हो,
बहुत बड़ी, जिसपे किंग यांजिंग कहने लगती है कि आपकी ये सो कॉल्ड ग्लोरी ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बोझ है। फ्लेम एम्परर, मार्शियल एंसेस्टर, यहाँ तक कि हमारे खुद के एंसेस्टर, क्या ये सभी लोग एक अच्छा और जीता जागता उदाहरण नहीं कि ये वही लोग हैं, उसी मॉडल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं जिस मॉडल वर्ल्ड को आप इतना भद्दा समझते हो, इसी से ये लोग चल के आए हैं। जिसपे यहाँ जो ग्रैंड एल्डर है वो कहने लगता है कि तुम ज्यादा दिन तक उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, बहुत ही जल्द उसके जो डिवाइन पल्स है ना, हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, इसके बाद उस ब्लड लाइन को ही पूरी तरीके से मिटा के रख देंगे। ये सुन के तो भाई यहाँ पे किंग यांजिंग की सटक जाती है और वो अपनी जगह से खड़े होते हुए बहुत ही इज्जत के साथ अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगती है कि ग्रैंड एल्डर प्यार से कह रही हूँ, अगर आपने मेरे बेटे के ऊपर उंगली भी उठाई, अगर मुझे वर्ल्ड को क्रॉस करना पड़े तो भी मैं जाऊंगी, मुझे जिस हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगी, लेकिन मैं आपको लेके मरूंगी। कहते हुए फुल किलिंग इंटेंट के साथ वो अपने ऑरा को रिलीज करती है। इसी के साथ यहाँ पे ग्रैंड एल्डर का जो डिवाइन फिगर था वो यहाँ से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे किंग यांजिंग अपनी आईज ओपन करती है और कहने लगती है कि ओशन, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा बेटा, मैं यहाँ पर इंतजार करूंगी कि कब तुम यहाँ पे द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अपना नाम बनाओ और यहाँ पर मुझे लेने आओ। इसी कमाल के सीन के साथ गाइस हमारा आज का ये तोड़ू फोड़ू और धुआंधार वीडियो एंड होता है। और ये ब्रेकडाउन वीडियो तुम्हें कैसा लगा गाइस कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।